हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज का टॉपिक है हमारा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? अक्सर लोग इसको ले ऑफ समझ लेते हैं, बट ये ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे। देखिए, रिट्रेंचमेंट आपके जानने के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एचआर का एक टर्म है और अक्सर ये यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो रिट्रेंचमेंट बेसिकली होता क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम रिट्रेंचमेंट की बात करें तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर हमें उतनी एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है, हमने ओवर हायरिंग कर ली थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपनीज एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करती हैं तो उनको हम रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। बेसिकली एक तरीके से ये डाउन साइजिंग है। ठीक है, डाउन साइजिंग करने का मतलब ये होता है कि जब आप एग्जिस्टिंग साइज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके एग्जिस्टिंग साइज को आप रिड्यूस करते हो, उसको हम डाउन साइज बोलते हैं। तो रिट्रेंचमेंट बोलिए या डाउन साइजिंग बोलिए, समहाउ ये थोड़ा बहुत सेम है। अब इसको हम क्यों ले ऑफ नहीं बोलते हैं? देखिए, ले ऑफ इसलिए नहीं बोलते रिट्रेंचमेंट को क्योंकि ले ऑफ दो तरीके का होता है। ले ऑफ परमानेंट होता है और ले ऑफ टेम्परेरी होता है। अगर ले ऑफ टेम्परेरी है तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन फिर से रीहायर कर सकती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अगर ले ऑफ परमानेंट है तो वहाँ पर रीहायरिंग नहीं होती है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि परमानेंट ले ऑफ जो है वही रिट्रेंचमेंट है। मतलब कि रिट्रेंचमेंट में जो कंपनी है वो दोबारा उसी एम्प्लॉय की हायरिंग नहीं करती है, और मतलब आगे चल के कर सकती है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे फुल फ्लेश्ड कोई वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता है कि हमने आपको निकाल दिया है फॉर एक टाइम बीइंग के लिए, उसके बाद हम आपको दोबारा हायर कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिट्रेंचमेंट मतलब हम अपनी कंपनी को डाउनसाइज कर रहे हैं, हम आपको फायर कर रहे हैं, हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अक्सर रिट्रेंचमेंट होता है। बहुत सारी कॉर्पोरेशंस है जिसमें रिट्रेंचमेंट होता है। अगर वहाँ पर उनको एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिट्रेंचमेंट करते हैं। तो रिट्रेंचमेंट और समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बोलता है कि रिट्रेंचमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन बाय एन एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट inflicted by way of disciplinary action. However, the following are not covered within the meaning of employer retrenchment. क्या क्या चीज़ें नहीं कवर होंगी? Voluntary retirement of a workman, retirement of workman or reaching the age of superannuation if the employment agreement contains a provision regarding superannuation, termination of service of a workman due to the non-renewal of employment agreement, termination on ground of continued ill health। मैं आपको ये समझाती हूँ। तो देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने ये बोला कि आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर निकालते हैं, उसकी सर्विस को ख़त्म करते हैं, और आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है अदर दैन कि वो पनिशमेंट ना हो, वो किसी की वॉलंटरी रिटायरमेंट ना हो, वो उसका सुपर एनुएशन का एज न हो गया हो। सुपर एनुएशन क्या होता है ये भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस, तो उसमें आप उसको देख के समझ सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ना हो, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ना हो, या फिर इस बेसिस पे आप उसको ना निकाल रहे हो कि उसको हमेशा इल हेल्थ रहती है, मतलब उसकी हमेशा तबीयत खराब रहती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स के अलावा अगर आप किसी फैक्टर के बेसिस पे एक वर्कमैन को निकाल रहे हैं तो उसको रिट्रेंचमेंट कहा जाएगा। अब इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इनके अलावा क्यों निकाला जा सकता है? इनके अलावा निकाला जा सकता है जब किसी कंपनी में सरप्लस लेबर हो, मतलब लेबर्स ज़्यादा हों, काम करने वाले ज़्यादा हों, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हो, या फिर जो कंपनी है वो उसका पैसा नहीं दे पा रही है, इतने सारे लोग हैं, उनका पैसा देने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं तो उसको हम रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिट्रेंचमेंट वर्सेस ले ऑफ क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया
कि ले ऑफ क्या होता है, टेम्प्रेरी भी नेचर में हो सकता है, कहीं कहीं परमानेंट भी होता है। तो अगर हम ले ऑफ कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो इसको हम ले ऑफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि विंटर्स में मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैं हायर करके उनसे काम करवा के उनको पैसे देके उसके बाद उनका ले ऑफ कर देती हूँ, और उसके बाद 2-3 महीने बाद जब मुझे लगता है कि वापस से डिमांड बढ़ गई तो मैं दोबारा से उनकी हायरिंग करती हूँ। तो इसको हम ले ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, ये टेम्प्रेरी है, लोगों को निकाल दिया, एक पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने उनको लिया था, उसके बाद हमने उनको निकाला, उसके बाद फिर दोबारा उनकी हायरिंग की। जैसे कॉन्ट्रैक्शन का जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का टाइम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमें उस कंस्ट्रक्शन जो हमारे वो खत्म हो गया तो हमें उनको निकालना पड़ा, फिर दोबारा हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिला, फिर हमने उनकी हायरिंग कर ली। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम ले ऑफ बोलते हैं। बट रिटेंचमेंट में क्या होता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयर जो होता है वो निकालता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उसको या तो प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या तो फिर उसके पास बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और उसको अपने लॉसेस को रिकवर करना है या फिर अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है। तो जहाँ पे पैसों की बात आ जाती है, पैसों की वजह से अगर एम्प्लॉय निकालता है तो उसको हम रिटेंचमेंट बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, बेसिस फॉर कंपैरिजन ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट। मीनिंग मैंने आपको बताया, मीनिंग क्या है एंड इसका दोनों का ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट का। आप चाहे तो स्लाइड को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, जो ले ऑफ होता है वो एक एक्शन स्टेप होता है एंड रिटेंचमेंट बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। एक्शन स्टेप, एक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है तो हमने ये एक्शन लिया। रिटेंचमेंट, हमें प्रॉफिट या लॉस को रिकवर करना है, उसको मेंटेन करना है, इसलिए हमने इसको एक बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह फॉलो किया। सेक्शन 2 के ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ले ऑफ मेंशन्ड है एंड सेक्शन 2OO ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ये मेंशन्ड है रिट्रेंचमेंट। नेचर की अगर हम बात करें तो ले ऑफ टेम्परेरी होता है एंड रिट्रेंचमेंट परमानेंट होता है। ऑपरेशन ऑफ कंपनी, अगर ले ऑफ होता है तो उसके बाद उसका ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मतलब वो ऑपरेशन बंद करने के लिए ले ऑफ करते हैं। रिटेंचमेंट की बात करें तो लोगों को निकालने के बाद भी उनका ऑपरेशन चलता रहता है। रीअपॉइंटमेंट, एज सुन एज द ले ऑफ पीरियड एंड्स, जैसे ही ले ऑफ पीरियड एंड होता है उसके बाद वो रीअपॉइंट कर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब कोविड आया था तो एयरलाइंस ने बहुत सारे ले ऑफ किए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही इतने ऑपरेशंस हो रहे थे, फ्लाइट्स नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से उन्होंने पायलट्स एंड जो उनका स्टाफ था उसका ले ऑफ किया था। एज सुन एज कोविड के बाद सारे जो भी रेगुलेशंस थे वो हटाए गए, उसके बाद से दोबारा उनकी हायरिंग की गई। रिट्रेंचमेंट की अगर हम बात करें तो रिट्रेंचमेंट में जो रीअपॉइंटमेंट होता है वो नहीं होता है एंड ये हो सकता है कि उनको कहीं और कनेक्शन के थ्रू उनको जॉब दिलाई जाए या इस तरीके से कोई और फ्यूचर हायरिंग उनकी की जाए, बट तुरंत ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको एक सर्टेन पीरियड के लिए हायर किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट का। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।